हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे हैं गैसियस स्टेट यानी कि चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11th एंड हम पहुंच गए हैं रियल गैसेस पे। रियल गैसेस के कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे आइडियल गैस में केटीजी के जो अजम्पशंस हैं उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ है एंड रियल गैसेस उसको फॉलो नहीं कर रही हैं। फाइन। तो कल हम जाते जाते बात कर रहे थे रियल गैस इक्वेशन की कि PV इज इक्वल टू nRT, जो कि एक आइडियल गैस इक्वेशन है। इसमें दो बातों में लफड़ा है, यानी कि मापा गया जो प्रेशर है वो कम है। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं अगर आइडली बिना किसी कोलिजन के इस दीवार पे स्ट्राइक करता तो 10 ATM प्रेशर जनरेट कर सकता था, पर एक्चुअली में रास्ते में दूसरे मॉलिक्यूल्स द्वारा कोलिजन होने के कारण या दूसरे मॉलिक्यूल्स द्वारा अट्रैक्शन हो जाने के कारण मैं 10 ATM प्रेशर जनरेट नहीं कर पाया, जिसके कारण मेरा प्रेशर जो है वो कम हो गया और मीटर पे जो रीडिंग आ रही है वो रिलेटिवली कम आएगी, यानी कि द मेजर्ड प्रेशर, मापा गया प्रेशर कम होता है। इसलिए कल हमने बात करी थी कि ये प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? कल हमने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया था। दूसरी बात, जाते जाते कल हमने ये भी बात करी थी कि वॉल्यूम जो होता है वो अवेलेबल वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। इस कमरे में जितने गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम है आप उसे खत्म नहीं कर सकते। देखिए, जब भी आप दीवारें कंप्रेस होंगी, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, सब कुछ हो सकता है, पर वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि सपोज मैं एक गैस मॉलिक्यूल हूं, तो आप दीवारें पास में लाके प्रेशर को जनरेट करके हम जो 8-10 लोग बैठे हैं, हमारी जो दूरियां हैं उनको खत्म कर सकते हो, पर आप हमारा वॉल्यूम जीरो नहीं कर सकते। अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो हमारा वॉल्यूम जीरो थोड़ी ना हो जाएगा यार। सब कुछ हो सकता है, हमारा वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता। यानी कि गैस मॉलिक्यूल का इटसेल्फ वॉल्यूम, हम गैस मॉलिक्यूल हैं, हमारा मतलब गैस मॉलिक्यूल का इटसेल्फ वॉल्यूम जो है वो जीरो नहीं हो सकता। फाइन, याद है ना। अगर ये एक वेसल है तो ये जो डॉट्स के कारण वॉल्यूम आया है, यानी कि सारे डॉट्स का मिला के सपोज इतना वॉल्यूम बनता है, सब कुछ कंप्रेस करने के बाद इतना का वॉल्यूम तो रह ही जाएगा ना। सारे डॉट्स का इतना का वॉल्यूम तो एक कॉर्नर पे रह ही जाएगा ना। अगर सारे के सारे इकट्ठे करके एक कॉर्नर पे रख दिए जाएं तो इतना वॉल्यूम तो रहेगा ही रहेगा, इसे जीरो नहीं किया जा सकता। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अल्टीमेटली हम जो आइडली वॉल्यूम लिखते हैं वो ज्यादा लिखते हैं, जबकि रियलिस्टिक में हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। बिकॉज दिस मच वॉल्यूम, देखो पूरे वेसल में ये जो वॉल्यूम है ये हमारे पास एक्सपैंड या कंप्रेस कराने के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। इस कमरे में अगर सपोज मैंने कल भी एग्जांपल दिया था आपको, हम सब लोग 1-1 लीटर के हैं, 10 लोग हैं हम 1-1 लीटर के, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली 10 लीटर गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का है, ठीक है ना। एंड रूम जो है वो 100 लीटर का है। तो देखो, अगर हम एक जनरल सेंस में समझें तो आप 100 लीटर को एक्सपैंड या कंप्रेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ हमारे बीच की दूरियों को कम या ज्यादा कर सकते हो। देखिए, हम सब लोग, हम 10 लोग अगर किसी बड़े हॉल में शिफ्ट हो जाए तो हमारे बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी। हम तो जितने हैं उतने ही रहेंगे ना, मैं फैल थोड़ी जाऊंगा यार। अगर मैं किसी छोटे कमरे में आ जाऊंगा या हम सब लोग किसी छोटे कमरे में आ जाएंगे तो हमारे बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। हम सब लोगों को गैस मॉलिक्यूल की तरह समझिए। हम जो 10 लोग हैं अगर किसी छोटे कमरे में आ जाएंगे तो हमारी दूरियां खत्म हो जाएंगी, हम एक दूसरे के पास आ जाएंगे, पर भैया खत्म थोड़ी हो जाएंगे। हम 1 लीटर के हैं, 1 लीटर के ही रहेंगे। जितना वॉल्यूम हमने ऑक्युपाई किया है उतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाइड रहेगा। ना तो हम फैल रहे हैं ना ही हम छोटे हो रहे हैं, पर हमारे बीच की दूरियां कम ज्यादा हो रही हैं। यानी कि यहां आप जो बचा हुआ 90 लीटर है, रूम में से वो 10 लीटर निकाल के जो बचा हुआ 90 लीटर है, आप उसे कंप्रेस भी कर सकते हो, आप उसे एक्सपैंड भी कर सकते हो, पर आप उस 10 लीटर का कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि दिस इज नॉट अवेलेबल, ओनली दिस मच इज अवेलेबल। तो अवेलेबल वॉल्यूम क्या होता है? हमेशा कम होता है। अवेलेबल वॉल्यूम इज ऑलवेज लेस। तो V
में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, ठीक है ना भाई। तो कल हम यहां तक पहुंच गए थे, आज हम बेसिकली इसको आगे बढ़ाते हैं कि ये जो कम या ज्यादा होना चाहिए ये क्या आएगा। फाइन, लेट्स हैव इट। ये जो कम या ज्यादा है ये क्या आना चाहिए, लेट्स हैव इट। तो P में कुछ ना कुछ ऐड करने की जरूरत है एंड B में कुछ ना कुछ घटाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो P में यार जो ऐड होगा वो क्यों ऐड होना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन मार्क एक करेक्शन टर्म है, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, करेक्शन टर्म। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए। देखो मैं 10 atm प्रेशर जनरेट कर सकता था, पर उस मॉलिक्यूल ने मेरे को अट्रैक्ट किया, अर्नब ने मेरे को अट्रैक्ट किया। जब अर्नब ने मेरे को अट्रैक्ट किया तो रिलेटिवली मैं उतनी शिद्दत से दीवार पे स्ट्राइक नहीं कर पाया और प्रेशर क्या हो गया, कम। इसी प्रेशर को वो यहाँ पे कम दिख रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आइडली ये ज्यादा होना चाहिए था, इसलिए हम इसे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आइडली को कम दिख रहा है तो हम उसे बढ़ा रहे हैं। तो ये कम क्यों हुआ, ये कम इसलिए हो क्योंकि अर्नब ने मेरे को अट्रैक्ट किया। अब अर्नब की बजाय सपोज 10 जने अट्रैक्ट कर रहे थे तो और कम हो जाता, 10 की बजाय 100 मॉलिक्यूल्स मेरे को अट्रैक्ट कर रहे होते तो और कम हो जाता। यानी कि जितने ज्यादा लोग अट्रैक्ट करेंगे उतना और कम हो जाएगा प्रेशर, एंड हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये सही वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। तो जितने लोग होंगे वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब बड़ा सिंपल सा फंडा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। पर देखो एक तो बड़े सारे हॉल में लोग मेरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक छोटे से कमरे में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहां अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे, छोटे से कमरे में, क्योंकि वो मेरे ज्यादा पास है। बड़े कमरे में तो सब लोग फैले हुए हैं तो वो शायद मेरे को इतना अट्रैक्ट ना कर पाए। यानी कि बात तो वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। इसलिए हम इसे लिखते हैं कि करेक्शन टर्म जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n/v के। कितने लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं उतना ज्यादा करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जितने लोग अट्रैक्ट करेंगे उतना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आ जाएगा, उतनी शिद्दत से मैं स्ट्राइक नहीं कर पाऊंगा, उतनी प्रेशर में कमी आ जाएगी, हमें उसे ज्यादा सही करना पड़ेगा। दोबारा से इस लाइन को समझिए, जितने ज्यादा लोग अट्रैक्ट करेंगे मैं उतनी शिद्दत से स्ट्राइक नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूंगा तो प्रेशर की वैल्यू कम आएगी, मेरे को ज्यादा करेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी कम आती जाएगी, आइडली तो देखो 10 आना चाहिए था तो 10 ही आना चाहिए। अब जितना ये कम होता जाएगा मेरे को और इसे करेक्ट करता रहना पड़ेगा। फाइन, तो जितना लोग मेरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे मेरे को उतना ज्यादा इसे सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू तो 10 है, हम कल ये बात देख चुके हैं। आइडली सपोज 10 है, मैं 8 जनरेट कर रहा हूं, सपोज अर्नब की जगह ये एक और बंदा जो है हमें खींच रहा है, सपोज अर्नब का भाई गर्नब भी हमें खींच रहा है, तो अल्टीमेटली अब मैं और कम शिद्दत से दीवार पे स्ट्राइक कर पाऊंगा, तो और प्रेशर कम हो गया। सपोज वो 8 की बजाय 7 रह गया, तो अब मेरे को और करेक्ट करना पड़ेगा, 7 में 3 वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। 8 में 2 ऐड करनी पड़ रही थी, 7 में 3 ऐड करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, और जितना छोटा कमरा होगा उतना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, बिकॉज वॉल्यूम लेस, तो करेक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन आएगी, ज्यादा अट्रैक्शन मतलब ज्यादा करेक्शन, ठीक है ना। देखो सीधा सा सोच लिया करो, ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा करेक्शन, क्यों, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन तो मैं कम प्रेशर लगाऊंगा, कम प्रेशर लगाऊंगा तो ज्यादा करेक्शन करनी पड़ेगी, तो वही बात वही आ गई, ठीक है ना। ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा करेक्शन। अब सपोज मैं बड़ी तेजी से भाग रहा था, अर्नब ने मेरे साथ टक्कर मार दी, तो भी तो मैं उतनी शिद्दत से स्ट्राइक नहीं कर पाया ना, एंड टक्करें तो होती हैं, कोलिजन तो होता है, हमने केटीजी में पढ़ा है कि पार्टिकल्स आर रैंडमली मूविंग एंड वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। तो प्रेशर तो इस वजह से भी कम हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे हैं, तो फिर अगर प्रेशर कम हो गया तो हमें उसे करेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि करेक्शन फिर से कोलिजन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी कि यहां पे तो ये है, अगर मैं यहां पे लिखूं ड्यू टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना भाई, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, एंड यहां ड्यू टू कोलिजन्स, क्योंकि जितने कोलिजन्स ज्यादा होंगे उतने फोर्सेस ऑफ, मतलब जितने कोलिजन्स ज्यादा होंगे
उतना मैं उस शिद्दत से स्ट्राइक नहीं कर पाऊंगा, शिद्दत से स्ट्राइक नहीं करूंगा तो प्रेशर कम आ जाएगा, भैया मेरे को ज्यादा करेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, मानते हो ना ये बात? फाइन। तो अब इन दोनों के कारण हमारा जो नेट करेक्शन बन गया है, नेट करेक्शन बन गया है n स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। फाइन। एंड इस नेट करेक्शन का अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटा दें तो हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, दैट इज an स्क्वायर ओवर। फाइन। सो नेट करेक्शन हमारे पास निकल के आ गया है an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। और मुद्दे की बात है a क्या है? a एक वन टू वॉल गैस कांस्टेंट है जो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितने हैं। फाइन। तो मैं कह सकता हूं कि a इज अ वन टू वॉल gas constant depends upon forces of attraction, depends upon forces of attraction. So a are one to one gas constant which depends upon forces of attraction. Now मुद्दे की बात, available volume हमारे पास क्या है? कम, v माइनस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बात करते हैं वो वॉल्यूम की जो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमें वो उसमें से क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सपोज दो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल पास आए हुए हैं। फाइन। देखो जब भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक साथ करने की कोशिश करेंगे, फोर्स मतलब कह सकता हूं प्रेशर लगाएंगे, वॉल्यूम घटेगा तो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे। तो जब ये दो पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो कुछ ऐसे लगेंगे। क्लियर? तो ये जो वॉल्यूम है जो मैं डॉटेड बना रहा हूं, ये जो वॉल्यूम है जो मैं यहां पे डॉटेड बना रहा हूं, ये अवेलेबल नहीं है। अगर आपको ये थोड़ा सा अंडाकार शेप का लग रहा है, ओवल शेप का, तो यार ये मेरी ड्राइंग मिस्टेक है, ये एक्चुअली में गोल आना चाहिए। हम इसको थोड़ा सा गोल कर लेते हैं। फाइन। मतलब ये एक्चुअली में स्फेरिकल शेप है, ठीक है ना? ये एक्चुअली में कौन सा शेप है? स्फेरिकल शेप है। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली द मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल इन शेप, तो जितना भी ये बाउंड्री आएगा ये स्फेरिकल आएगा। ये एक्चुअली में है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है ना? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब नॉट अवेलेबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। ये एक ऐसा वॉल्यूम है जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के लिए अवेलेबल नहीं है। आप इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। इज दैट थिंग क्लियर? ये एक ऐसा वॉल्यूम है जिसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज दीवारें एक दूसरे के जब पास आएंगी प्रेशर लगेगा, फोर्सेस अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होंगे। सपोज या प्रेशर लगेगा, वॉल्यूम घटेगा, सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे, पर खत्म थोड़ी ना हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम रहेगा ना। तो ये एक ऐसा वॉल्यूम है जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। वही जो मैं यहाँ पे वेसल में बना रहा था ना, कि ये सब कुछ किया जा सकता है, पर सारे गैस मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए तो इतना रह गया, आप इसे जीरो तो नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब जब ये यहां होंगे तो दो मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से होंगे। आप बिल्कुल कम कर सकते हो, हमारे बीच की दूरियों को बिल्कुल खत्म कर सकते हो, पर आप इसे जीरो तो नहीं कर सकते ना। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास दिख रहा है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू मॉलिक्यूल्स कितना है देखा जाए। अगर हम इस चीज को इतने को आर लिख लें, कैपिटल आर, और ये आपका लिख लें स्मॉल आर। स्मॉल आर जो है वो बेसिकली रेडियस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है, एंड कैपिटल आर जो है वो यहां से लेके, देखो यहां से लेके बनाएंगे तभी ये वाला सर्कल बनेगा। तो ये कैपिटल आर आ गया। तो मैं से कह सकता हूं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, जिसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अगर छोटी आर की फॉर्म में लिखता हूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 4/3 पाई 2r का क्यूब। मानते हैं ये बात? 4/3 पाई, दिस इज 2r, दिस इज r, दिस इज r, तो दिस इज 4/3 पाई 2r का क्यूब। कोई दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? सो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये तो दो मॉलिक्यूल्स का बन गया, बिकॉज एक तो नहीं है ना, ये
ये एक अलग है। अच्छा, अगर आप इसे एटम मानना चाहते हो तो एटम के लिए लिख लो, मॉलिक्यूल मानना चाहते हो मॉलिक्यूल के लिए लिख लो, बिकॉज गैसियस स्टेट में या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। हीलियम नियॉन जैसे लोग एटॉमिक स्टेट में भी होते हैं, ठीक है ना। एंड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, अमोनिया जैसे लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होते हैं। तो ये एक दूसरे के जब बिल्कुल पास आ जाएगा तो ये जो R हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का स्फीयर बनाया है ये 2R आ जाएगा, कोई दिक्कत। और ये दो मॉलिक्यूल्स का है, एक ये और एक ये। अगर हम यहां पे एक मॉलिक्यूल के लिए बनाना चाहें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल, तो ये क्या आ जाएगा, डेफिनेटली हाफ इंटू 4/3 पाई, ये कितना आ गया 8R3, ये 8 2 के साथ कट गया, ये आ गया 4। फाइन, तो ये कितना आ गया अगर हम यहां पे बनाए तो दिस इज 4 इंटू 4/3 पाई R या 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन गैस, ये आ गया। क्लियर? इफ आई रेज इट, अगर हम इसको थोड़ा सा रेज कर लें तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ गैस, वन गैस मॉलिक्यूल आ गया। सो अगर हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मोल मॉलिक्यूल्स निकालें, देखो सिंपल सा फंडा है, 1 रुपए की एक टॉफी तो 10 रुपए की कितनी, 10 टॉफी, तो 1 मोल की कितनी, 1 मोल टॉफी। फाइन, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 4 इंटू एवोगैड्रो इंटू वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, एंड इसको हमने क्या लिख दिया बी। बी क्या है, वॉन डर वाल गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। जैसे उसे हमने क्या लिखा था वॉन डर वाल गैस, देखो रियल गैस इक्वेशन को वॉन डर वाल गैस इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो ए बी हमारे पास वॉन डर वाल गैस कांस्टेंट आया था, बी हमारे पास वॉन डर वाल गैस कांस्टेंट आया है। बी क्या है, देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, व्हाट इज बी इन वॉन, मतलब बी वॉन डर वाल गैस कांस्टेंट क्या है। दिस इज 4 इंटू एवोगैड्रो इंटू वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, एक्चुअली में ये है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मोल मॉलिक्यूल्स। बी क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मोल मॉलिक्यूल, एक मोल के मॉलिक्यूल्स का। देखो ये हमने एक मॉलिक्यूल का निकाल लिया था, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का निकाल लिया था, दो का ये आया था, वन का ये आया, 1/2 से डिवाइड कर दिया, ये 4 आगे किया, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, तो ये 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल आ गया। एंड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मोल मॉलिक्यूल क्या आ गया, 4 इंटू एवोगैड्रो इंटू वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, ठीक है ना। सो दिस इज बी, यानी कि वॉन डर वाल गैस कांस्टेंट। फाइन, पर अगर यहां पे हमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोल्स बताना हो तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज n इंटू बी। फाइन, क्योंकि हमें कमरे में पता थोड़ी है, क्या हमें कमरे में पता है कि कितने गैस मॉलिक्यूल्स हैं या कितने मोल्स हैं, नहीं। तो हम मान के चल रहे हैं कि कमरे के अंदर n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोल्स कितना आ गया है, n इंटू बी। यानी कि ये वो वॉल्यूम है जिसको आप एक्सपैंड या कंप्रेस नहीं कर सकते। दिस इज द वॉल्यूम विच इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन और कंप्रेशन। फाइन, कोई दिक्कत। तो दोनों चीजें हमने करेक्ट कर ली हैं, प्रेशर का टर्म भी हमने करेक्ट कर लिया एंड वॉल्यूम का टर्म भी करेक्ट कर लिया है। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि ये क्या बन गया है, P प्लस an स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, v माइनस nb इज इक्वल टू nRT, एंड दिस इज आवर रियल गैस इक्वेशन। दिस इज अवर रियल गैस इक्वेशन। नोट करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, P प्लस an स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, v माइनस nb इज इक्वल टू nRT। फाइन, P में जो करेक्शन टर्म था उसमें कुछ प्लस करने की जरूरत थी, बिकॉज मापा गया प्रेशर कम है, ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है ना। एंड वॉल्यूम में कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, बिकॉज हम 100 लीटर ले रहे हैं, एक्चुअली में सारा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है कि हम उसे कंप्रेस या एक्सपैंड करा सके। फाइन, सो दिस इज रियल गैस इक्वेशन। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर। अब इसको आगे हम इसके डिफरेंट केसेस पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेट्स हैव इट द वॉन डर वाल गैस इक्वेशन अंडर
different conditions. So next is van der Waals gas equation under different conditions. So P plus a n square over v square v minus nb is equal to nRT. ये हमारे पास फाइनल van der Waals इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन निकल के आ गई है, ठीक है ना। अब देखो अगर हम, ये तो n मोल्स के लिए है, दिस इज फॉर n मोल्स, अगर हम इसे फॉर 1 मोल लिखें तो फॉर 1 मोल ये कैसे लिखा जाएगा, P प्लस A, बिकॉज n तो 1 है, ये बन जाएगा Vm स्क्वायर। Vm का मतलब होता है मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना, Vm इज मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम। तो कई बार बच्चे कहते हैं सर 22.4 ही भर दो, अरे भाई 22.4 तब भरा जाएगा अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन पे है। यहाँ तो हमें पता ही नहीं है प्रेशर और टेम्परेचर कितना है, तो एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा, Vm होगा, 22.4 नहीं होगा, क्लियर। एंड यहाँ पे क्या आ गया, Vm माइनस B, बिकॉज n तो 1 है, एंड यहाँ पे क्या आ गया, RT। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर। नाउ अब हम चलते हैं एट लो प्रेशर, अलग अलग कंडीशन पे हम चेक करते हैं। देखिए जब प्रेशर कम होगा तब वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। तो ये चीज कम है एंड ये चीज क्या है, ज्यादा। देखो जो चीज ज्यादा है, देखो ये तो van der Waals गैस कांस्टेंट है, ये भी van der Waals गैस कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे सिर्फ ए ही है van der Waals गैस कांस्टेंट, पर न्यूमरेटर है ना। अब van der Waals गैस कांस्टेंट्स क्या होते हैं, करेक्शंस। करेक्शंस तो यार माइन्यूट से हैं, छोटे छोटे से करेक्शन है, इनकी वैल्यूज तो कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, यानी कि ये वैल्यू भी छोटी है, ये वैल्यू भी छोटी है। तो देखो छोटी चीज के सामने ये छोटी वैल्यू ये तो निगलेक्ट नहीं की जा सकती, पर बड़ी चीज के सामने छोटी वैल्यू ये तो निगलेक्ट की जा सकती है ना। 10 रुपए के सामने 1 रुपए निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, पर किसी से 1 करोड़ लेने हैं तो 1 आध रुपए निगलेक्ट किया जा सकता है ना, बिकॉज काफी बड़ी टर्म के सामने छोटा नंबर नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। हाथी के सामने चींटी का मास नेग्लिजिबल है, पर एक कॉकरोच के सामने चींटी का मास शायद नेग्लिजिबल नहीं है, बिकॉज वो दोनों ही छोटे हैं। पर हाथी के सामने चींटी का मास तो यार टोटली नेग्लिजिबल है, क्लियर। तो वैसी बात है, प्रेशर कम है तो ये टर्म नेग्लिजिबल नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा है तो ये टर्म क्या है, नेग्लिजिबल। अगर ये टर्म नेग्लिजिबल है तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर Vm इज इक्वल टू R, ठीक है ना। एंड अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज PVm प्लस A अपॉन Vm, सॉरी दिस इज, यस ये तो सही है, A अपॉन Vm इज इक्वल टू R, बिकॉज Vm को जब यहां पे मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हट गया, ठीक है ना। अब इस RT को इसके नीचे ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, दिस इज PVm अपॉन RT प्लस A अपॉन Vm RT, एंड यहां क्या बच गया, 1। अब सोचिए ये क्या चीज है, देखो आपको मैं अगर एक बात रिकॉल कराऊं, Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT था, isn't it? And for 1 mole Z क्या है, V क्या बन गया, Vm, क्योंकि V तो मोलर वॉल्यूम बन गया, N 1 मोल है, R और T ऐसी है, ये एक्चुअली में क्या बन गया, Z। एंड इस चीज को मैं अगर वहां ले जाऊं तो A अपॉन Vm, यानी कि Z लेस देन 1। याद आपको कल के लेक्चर में हमने बात करी थी Z की 3 वैल्यूज आती हैं, मैं वो तीनों कंडीशंस डिराइव करूंगा अभी। Z की 3 वैल्यूज आती हैं, तो Z लेस देन 1 कब आता है, Z लेस देन 1 आता है लो प्रेशर से, और उसकी इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन है, 1 माइनस K अपॉन Vm RT इज द इक्वेशन फॉर Z लेस देन 1। कोई दिक्कत, क्लियर। तो कल जो अपने मीनिंग ऑफ Z की बात करी थी वो हमने एक्चुअली में इस कंडीशन के लिए सॉल्व कर लिया है। यहां हमारे पास Z क्या आ रहा है, लेस देन 1,
एंड उसकी इक्वेशन भी सॉल्व होके आ रही है। जो लेस देन 1 की इक्वेशन है वो है 1 माइनस ए अपॉन VMRT। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही ज्यादा सरल चीज है, ठीक है ना। Z 1 से कम कब आता है? जब प्रेशर हमारे पास क्या होता है? लो। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन क्या है? एट हाई प्रेशर। देखिए जब प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। अब वही वाला फंडा लगाइए, अब ये ज्यादा है तो ये क्या है? कम। अब ये अगर ज्यादा है तो ये टर्म क्या है? नेग्लिजिबल। अब अगर ये ज्यादा है तो ये टर्म नेग्लिजिबल हो गया, ये तो कम है तो ये टर्म नेग्लिजिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया? प्रेशर Vm माइनस बी इज इक्वल टू आर। समझिए जरा, ये जो ज्यादा है, देखो ज्यादा के सामने वॉन्टेबल गैस कांस्टेंट नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, एंड कम के सामने नेग्लिजिबल नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया PVm माइनस PB इज इक्वल टू RT। एंड अगर हम इसे सॉल्व करें, PVm अपॉन RT, ये RT इधर ले आए हम, माइनस PB अपॉन RT इज इक्वल टू 1। मैंने इरेज नहीं किया, ये हमारे पास बना हुआ है, दिस इज Z एंड दिस इज 1 प्लस PB बाय RT। ये PB बाय RT हमारे पास यहाँ पड़ा है, ये इधर चला जाएगा, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT। कोई दिक्कत। एंड दिस इज द कंडीशन जब हमारे पास Z क्या आया है? ग्रेटर देन 1। तीन कंडीशंस कल हमने बनाई थी, Z लेस देन 1, Z ग्रेटर देन 1 एंड Z इक्वल टू 1। तो Z लेस देन 1 हमारे पास लो प्रेशर पे आ गया है, Z ग्रेटर देन 1 हमारे पास हाई प्रेशर पे आ गया है। नाउ मूव टू द थर्ड कंडीशन, Z इक्वल टू 1 कब आएगा? लेट्स हैव इट। सो थर्ड कंडीशन है एट वेरी लो प्रेशर, है ना। ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो प्रेशर जब बहुत ही कम है तो वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा आ जाएगा, और इवन Vm स्क्वायर तो उससे भी ज्यादा आ जाएगा। ये टर्म काफी बड़ा आ गया, देखो इसका मतलब ये टर्म काफी ज्यादा छोटा होगा, एंड काफी ज्यादा छोटा होगा तो क्या हो गया? नेग्लिजिबल। देखिए Vm काफी ज्यादा है तो Vm स्क्वायर काफी ज्यादा हो गया है, Vm स्क्वायर काफी ज्यादा हो गया तो ये टर्म, देखो डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हो गया काफी ज्यादा, तो ये टर्म काफी ज्यादा छोटा हो गया तो ये हो गया नेग्लिजिबल। अब क्योंकि Vm तो पहले ही बहुत ज्यादा है तो ये भी टर्म क्या हो गया है? नेग्लिजिबल। यहां पे हमारे पास प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, Vm स्क्वायर तो उससे भी कहीं ज्यादा होगा, स्क्वायर करने से तो टर्म काफी बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर काफी बड़ा हो गया तो ये टर्म काफी ज्यादा छोटा हो गया है, काफी ज्यादा छोटा होने के कारण दिस इज नेग्लिजिबल। एंड वॉल्यूम तो ज्यादा ही है इसलिए बी भी क्या है? नेग्लिजिबल। तो हमारे पास क्या आ गया है? PVm इज इक्वल टू RT, एंड इसको अगर इसके नीचे ले आए तो ये बन जाएगा PVm अपॉन RT इज इक्वल टू 1, यानी कि Z इज इक्वल टू 1। Z इज इक्वल टू 1 का मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन पे अवर रियल गैस will behave like ideal gas। यहां पे हमारी रियल गैस जो है वो किसकी तरह बिहेव करती है? आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। किस जगह पे? एट वेरी लो प्रेशर। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? यानी कि तीन कंडीशंस हो गई हैं। एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर Z क्या है? 1, लो प्रेशर पे Z क्या है? लेस देन 1, एंड हाई प्रेशर पे Z क्या है? ग्रेटर देन 1। कोई दिक्कत? तो इन तीन कंडीशंस के ऊपर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे अपने कल के लेक्चर में। टिल देन लगे रहिए, बेस्ट ऑफ लक, मैं आपके साथ।